हेलो क्लास। कक्षा 12वीं के भौतिकी विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो देखिए, सन 1666 में न्यूटन ने सर्वप्रथम प्रयोगों द्वारा पाया कि जब अंधेरे कमरे में सूर्य के प्रकाश को, जिसे हम लोग श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, एक संकीर्ण झिल्ली से किसी प्रिज्म पर डाला जाता है तथा निर्गत प्रकाश को श्वेत पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो पर्दे पर श्वेत प्रकाश के बजाय 7 रंगों की पट्टियां दिखाई पड़ती है। इन 7 रंगों के क्रम प्रिज्म के आधार को निम्नानुसार होता है। पहला होता है बैंगनी, दूसरा होता है जामुनी, तीसरा होता है नीला, चौथा है हरा, पांचवा है पीला, छठवां है नारंगी और सातवां है लाल रंग। इन रंगों के इस समुदाय को हम संक्षेप में याद कर सकते हैं बैजानी हप्पी नाला, या इंग्लिश में इसे विब्योर भी कहते हैं। क्या हुआ देखिए, सन 1666 में न्यूटन ने सर्वप्रथम एक अंधेरे कमरे में सूर्य के प्रकाश को, जिसे हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश क्यों कहते हैं? क्योंकि वह विभिन्न रंगों से मिलके बना होता है। तो उसे गुजारा, किससे गुजारा? एक संकीर्ण झिल्ली से होते हुए प्रिज्म पर गुजारा। तो उन्होंने पर्दे पर श्वेत रंग के बजाय 7 रंगों को प्राप्त किया। तो इस 7 रंगों को प्राप्त किया तो उसको आशंका हुई कि कहीं प्रिज्म तो उन्हें यह 7 रंग प्रदान नहीं करता। उन्होंने इस प्रयोग को कई बार दोहराया, प्रिज्म को बदल के कई बार दोहराया। उन्होंने इस प्रयोग में दोहराते हुए अंत में निष्कर्ष निकाला कि प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंग प्रदान नहीं करता है, अपितु प्रकाश ही 7 रंगों से मिलके बना होता है। यह रंग क्या है? उसके अवयवी रंग कहलाते हैं, है ना। तो हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश संबंधी यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, यहाँ देखिए, एक प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित हो रही है। ये जो 2 रेखा दिखाई दे रही है, यह क्या है? स्लिट है ना, एक संकीर्ण झिल्ली से है। तो जो प्रकाश किरण है उसे संकीर्ण झिल्ली से गुजार कर इस प्रिज्म ABC पर आपतित कराया गया है। AB इसका अपवर्तक पृष्ठ है। तो संकीर्ण झिल्ली से गुजारने का मतलब यह है कि जो आपतित प्रकाश किरण है वह संकीर्ण झिल्ली से जब गुजरता है तो केवल एक प्रकाश किरण ही इससे गुजर पाती है, शेष प्रकाश किरणें यहाँ पे रुक जाती है। ठीक, तो जब एक प्रकाश किरण इस झिल्ली से होते हुए प्रिज्म ABC के अपवर्तक पृष्ठ AB सतह पर आपतित होती है तो वह क्या है? अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। अवयवी रंग कौन से हैं? 7 रंग होते हैं, जिसे संक्षेप में बैजानी हप्पी नाला कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम लोग वर्ण विक्षेपण को परिभाषित करेंगे कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण को किसी संकीर्ण झिल्ली से होते हुए प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है तो अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश संबंधी यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब देखिए, न्यूटन ने यहाँ पे वर्ण विक्षेपण का कारण बताया। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश जो है वह 7 रंगों से मिलके बना होता है, जिन्हें क्रमशः बैजानी हप्पी नाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल कहते हैं, है ना। तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलके बना होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो पदार्थ का अपवर्तनांक है वह अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। ठीक, क्योंकि
अपवर्तनांक जो है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है और अलग अलग रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। हमें पता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इस क्रम में आप लोग पता ही होगा, देखिए यहाँ लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, फिर उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, रेड, है ना, इस प्रकार से रहता है। तो हम लोग को पता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है और बैंगनी रंग के लिए सर्वाधिक और लाल रंग के लिए बैंगनी रंग के लिए क्या होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है। तो फॉर्मूला से हम लोग अपवर्तनांक निकाले तो क्या होता है, तरंगदैर्घ्य अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए सर्वाधिक हो जाएगा और लाल रंग के लिए सबसे कम हो जाएगा। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। बैंगनी रंग के लिए सर्वाधिक होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। अतः सूत्र डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अप इंटू ए से, जहाँ पे म्यू का क्या है, पदार्थ के अपवर्तनांक है और ए क्या है, प्रिज्म का कोण है। तो इस फॉर्मूला में क्या होगा, बैंगनी रंग का विचलन कोण सर्वाधिक होगा क्योंकि उसका अपवर्तनांक क्या होता है, सर्वाधिक होता है, तथा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अन्य रंगों के लिए विचलन कोण का मान इन दोनों के मध्य लिखा जाता है। तो इस विचलन कोण में विभिन्नता के कारण ही सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है, अतः यह कारण है कि प्रिज्म के आधार की ओर झुकी बैंगनी रंग सबसे अधिक झुकता है तथा लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, जिस कारण वह उसका विचलन सबसे कम होता है। ठीक, तो इस प्रकार हमने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण समझा कि प्रकाश में विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, जिसके कारण उसका जो अपवर्तनांक है वह भी भिन्न भिन्न होता है। सूत्र डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए फॉर्मूले के अनुसार उन रंगों का विचलन कोण भी अलग अलग होगा, जिस कारण उनका झुकाव क्रमवार होते जाता है, अर्थात वह जब उसे प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उनका विचलन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने वर्ण विक्षेपण के कारण को जाना। अब जानते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। किन्हीं दो रंगों के विक्षेपण की माप उन रंगों की किरणों के बीच के कोण से की जाती है। किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच के कोण को उन किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, किन्हीं दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच के कोण को उन किरणों का कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है ना। तो उसका क्या है, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। हम यहाँ पे 3 कलर ही लेंगे, ठीक है, और इसका और वर्ण विक्षेपण, निर्गत किरण और मुड़ जाएगी, मान लो ये रेड है, ये बीच का येलो है माध्य किरण, और ये वॉयलेट है ना। ये बैंगनी किरण है, यह लाल रंग है और बीच का पीला रंग है।
ठीक है, जिसे माध्य किरण भी कहते हैं। तो इस अभिलंब से ये क्या हो जाएगा, निर्गत आपतित प्रकाश किरण को आगे बढ़ाया तो इनके कितना विचलन हुआ है। तो मान लीजिए लाल रंग का विचलन कोण क्या है, डेल आर है ना, और वॉयलेट रंग का, बैगनी रंग का जो विचलन कोण है वह क्या है, डेल वी है। तो इन दोनों के बीच का कोण, तो इन दोनों के बीच कैसे निकालेंगे हम लोग, डेल वी माइनस डेल आर इज इक्वल टू कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो इस प्रकार हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण को क्या है परिभाषित कर सकते हैं कि निर्गत किरणों के विचलन कोण के अंतर को, है ना, किन्हीं दो किरणों निर्गत किरणों के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो विचलन कोण का हम लोग मान रखें तो विचलन कोण का फार्मूला क्या होता है, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, है ना। तो वॉयलेट कलर के लिए हम लोग निकाले तो ये क्या हो जाएगा, वी और वी। इसी प्रकार रेड के लिए निकाले तो डी आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ देखिए, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला में रखें तो आ जाएगा हमारे पास म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस ब्रैकेट म्यू आर माइनस 1 इंटू ए ब्रैकेट क्लोज। अब ए क्या है, अब ब्रैकेट को हटाएंगे और ए दोनों में है तो ए को क्या है हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो इस प्रकार ये आएगा म्यू माइनस 1 माइनस म्यू वी, है ना, ये म्यू आर प्लस 1 इंटू ए। ये क्या, कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर। यह क्या है, कोणीय इंटू ए। ठीक, यहां से ये घट जाएगा। तो इस प्रकार कोणीय वर्ण विक्षेपण जो आता है वह क्या है, किन्हीं दो रंगों के कोणीय वर्ण विक्षेपण उन किरणों के विचलन कोणों के अंतर के बराबर होता है। यहाँ देखिए, किन्हीं दो रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण उन रंगों के विचलन कोणों के अंतर के बराबर होता है। यदि लाल रंग का बैगनी रंग की किरणों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रमशः म्यू आर तथा म्यू वी हो तो सूत्र डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए के अनुसार डेल आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए तथा डेल वी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, जहाँ ए क्या है, प्रिज्म का कोण है ना। तो समीकरण 1 में हम लोग मान रखें तो आएगा क्या, मान रखेंगे तो ये वाला आएगा जैसा कि अभी हमने किया है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि क्या है, प्रिज्म किन्हीं भी दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान क्या है, उनके अपवर्तनांक पर तथा प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। अब हम लोग देखते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो किन्हीं दो रंगों के किरणों के कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को उन रंगों के लिए प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और माध्य किरण क्या होता है, आपको मैंने बताया कि माध्य किरण जिसका अपवर्तनांक उन दोनों रंगों के किरणों के अपवर्तनांक के औसत के बराबर होता है।
साधारणतः हम लोग माध्य किरण के रूप में क्या है, पीले रंग को लेते हैं। ठीक है, तो सूत्र के रूप में हम लोग वर्ण विक्षेपण क्षमता को देखें तो वर्ण विक्षेपण क्षमता इज इक्वल टू दो रंगों के किरणों का वर्ण विक्षेपण क्षमता बटे माध्य किरण का विचलन। अब देखिए, यदि बैंगनी रंग के किरण का विचलन डेल V तथा लाल रंग के किरण का विचलन डेल R है तथा माध्य किरण अर्थात पीले रंग का किरण का विचलन डेल Y हो तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल V माइनस डेल R अपान डेल Y। और हमें पता है डेल V अब माइनस डेल R का जो मान होता है वह क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे थीटा भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल वाई। तो डेल वी और डेल आर का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल वी का मान होगा इतना और डेल आर का, तो हमें पता है विचलन कोण का फॉर्मूला होता है डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसी प्रकार हम लोग यदि बैंगनी रंग का ले तो यहाँ पे क्या है, वॉयलेट वी लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार लाल कलर के लिए विचलन कोण का मान तो और माध्य किरण येलो कलर के लिए विचलन कोण का मान यहाँ से निकाला गया है। अब तीनों के मान को क्या है, समीकरण 1 में रखा है, तो जहाँ म्यू वी, म्यू आर और म्यू आई क्या है, क्रमशः बैंगनी, लाल व पीले रंग के किरणों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा ए क्या है जी, प्रिज्म के पदार्थ का कोण है ना, प्रिज्म का कोण है। तो इस प्रकार समीकरण 1 में मान रखने पर हमें प्राप्त होगा ओमेगा का मान। ओमेगा किसे कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास आएगा ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू वी माइनस 1 इंटू ए आर इंटू ए अपान म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो देखिए वो ए दोनों में है, तो ए को हम लोग कॉमन निकालेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास आएगा ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपान म्यू आई माइनस 1। तो इस प्रकार आ गया हमारे पास वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो यहाँ सूत्र से स्पष्ट है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता है ना। इस सूत्र से स्पष्ट है कि जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है वह प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है प्रिज्म के पदार्थ पर है ना, तथा रंगों के युग्म पर यह क्या है, निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमने कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता और कोणीय वर्ण विक्षेपण और उसके बाद वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में जाना है। यह आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है, लेकिन आपको विद्यार्थियों को इसे ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कभी भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन के प्रयोग। तो न्यूटन के प्रयोग में आपको पता ही है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, है ना। न्यूटन ने इसे प्रयोग द्वारा प्रतिपादित कर लिया और हमने जाना कि विचलन कोण में भिन्नता के कारण क्या है, कोई भी जो श्वेत प्रकाश है वह प्रिज्म से गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। तो उस अवयवी रंगों के समुदाय को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। यदि आपसे कभी पूछा भी जाए तो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इस अप्राप्त अवयवी रंगों के समुदाय को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित क्रम में होते हैं, फिर बता दीजिएगा बैजानी हप्पी नाला, है ना। अच्छा, अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है।
तो आप सभी को इसके बारे में पहले से ही अवगत होंगे कि जब सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो मार्ग में आने वाले कणों या अणुओं से टकराकर बिखर जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन दो प्रकार के होते हैं, एक अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन और एक होता है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। जब कणों या अणुओं का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से बड़ा होता है तो आपतित प्रकाश और कणों या अणुओं के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। फलस्वरूप प्रकीर्णित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसे अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। रबर प्रभाव अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन का क्या है, उदाहरण है। जब कणों या अणुओं का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम होता है तो आपतित प्रकाश और कणों या अणुओं के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। फलस्वरूप प्रकीर्णित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। रैले का प्रकीर्णन प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का उदाहरण है। ठीक है, तो हमने जाना कि प्रत्यास्थ प्रकीर्णन क्या होता है, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन क्या होता है। आप सभी इसको मैं समझाऊँ आपको तो आप सभी को मालूम है कि वायुमंडल में क्या है, छोटे छोटे कण जो होते हैं वह विद्यमान रहते हैं और प्रकाश किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह क्या होता है, 400 नैनोमीटर से 700 या 800 नैनोमीटर का दृश्य प्रकाश का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य होता है। 780 नैनोमीटर समथिंग होता है या 8,000 एंगस्ट्रॉम का तक कम होता है ना, ओवरऑल इतना लिया जाता है। तो जब जो प्रकाश आपतित होती है तो वायुमंडल में जो कण होते हैं उनका हमें पता है कि प्रत्येक कण के साथ क्या है, तरंगे संबद्ध होती है ना। तो जो आपतित प्रकाश से किरण है उसका तरंगदैर्घ्य जो वायुमंडल में जो कण होते हैं उनके तरंगदैर्घ्य से यदि बड़ा होता है ना, यहाँ पे लिखा गया है अणुओं का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से बड़ा होता है तो आपतित प्रकाश और कणों या अणुओं के बीच ऊर्जा का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। फलस्वरूप प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। जाहिर सी बात है परिवर्तन होगा, क्योंकि क्या है, जो ऊर्जा का क्या है, आदान प्रदान हुआ है। तो ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ है तो उसके क्या है, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हुआ ही होगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या है, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं, है ना। रबर प्रभाव अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन का उदाहरण है। अब जब माध्यम में कणों या अणुओं का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम होता है, प्रकाश आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम होता है तो आपतित प्रकाश और कणों या अणुओं के बीच ऊर्जा का क्या है, आदान प्रदान नहीं होता। फलस्वरूप प्रकीर्णित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, तो इसे प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। रैले का प्रकीर्णन प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का उदाहरण है। अब देखते हैं रबर प्रभाव किसे कहते हैं। तो रबर प्रभाव क्या है, जब एकवर्णी प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तब उसका कुछ भाग प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित प्रकाश के स्पेक्ट्रम में मूल तरंगदैर्घ्य के अलावा उससे कम और अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश भी पाया जाता है। ऐसा आपतित फोटॉन और माध्यम के कंपनशील अणुओं के बीच अंतर क्रिया के कारण होता है। यह घटना रमन प्रभाव कहलाती है। रमन प्रभाव आणविक ऊर्जा स्तरों के अध्ययन में क्या है, उपयोगी है। तो रबर प्रभाव क्या है, रबर प्रभाव में क्या होता है कि जो आपतित प्रकाश किरण है उनका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, जो अणु होते हैं माध्यम में
वह क्या होते हैं, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से उनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वह क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण ऊर्जा का आदान प्रदान हो जाता है। तो इस प्रकार ऊर्जा के आदान प्रदान से क्या हो जाता है, जो प्रकाश के स्पेक्ट्रम में मूल तरंगदैर्ध्य के अलावा उससे कम और अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश भी क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो यह घटना क्या है, रबर प्रभाव कहलाती है। रबर प्रभाव आणविक ऊर्जा स्तरों के अध्ययन में क्या है, उपयोगी है। अब रैले का प्रकीर्णन क्या है, तो जब सूर्य प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित असंख्य अणु जिनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में कम होता है, प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। सूर्य प्रकाश का यह प्रकीर्णन के कारण ही आकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। सूर्य के प्रकाश का यह प्रकीर्णन ही प्रकाश आकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। रैले के अनुसार प्रकीर्णन की तीव्रता तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे रैले का प्रकीर्णन कहते हैं। यदि प्रकीर्णन की तीव्रता इंटेंसिटी आई तथा तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा हो तो रैले के प्रकीर्णन से तीव्रता अनुक्रमानुपाती 1/λ का 4 घात है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो क्या होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है। अतः रैले के अनुसार लाल रंग का प्रकीर्णन कम और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो इस प्रकार अब हम लोग देखेंगे प्रकीर्णन के उदाहरण कि प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला हमें दिखाई देता है। तो जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल में से गुजरता है तो वायु के अणुओं और अन्य सूक्ष्म कणों द्वारा भिन्न रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। रैले के अनुसार बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक एवं लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन बैंगनी रंग से कम तथा लाल रंग से अधिक होता है, किंतु सूर्य के प्रकाश में अन्य रंगों की तुलना में नीला रंग अधिक मात्रा में होता है। अतः अन्य रंगों की तुलना में नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है। इसके अतिरिक्त बैंगनी रंग की तुलना में नीले रंग के लिए हमारी आँख अधिक संवेदनशील होती है, अतः जो आकाश है हमें नीला दिखाई देता है। तो इस प्रकार आकाश हमें नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है उसमें नीला रंग की मात्रा अधिक होती है और साथ ही साथ जो हमारी आंखें हैं वह नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। ठीक है, नीले रंग को अच्छे से देख पाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है और साथ ही साथ हमारी आंखें भी अधिक संवेदनशील होती हैं। इस कारण हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है। और दूसरा है दोपहर के समय आकाश का श्वेत दिखाई देना। तो दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। इस स्थिति में सूर्य हमसे क्या है, न्यूनतम दूरी पर होता है, अतः उससे प्रकाश हम तक सीधे पहुंच जाता है। उसके विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है, फलस्वरूप आकाश लगभग श्वेत दिखाई देता है। ठीक है, तो यह कारण है दोपहर के समय आकाश का श्वेत दिखाई देना। जब आप लोग आगे कक्षा में और पढ़ते जाएंगे तो आपको और अंदाजा होते जाएगा कि यह क्या है और विभिन्न कारण होते हैं जिस कारण से क्या है ये घटनाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी कक्षा बढ़ती जाएगी इसके बारे में आप लोग और डिटेल से पढ़ते जाएंगे तो आपकी समझ और बेहतर होती जाएगी। ठीक है, और क्या है, बादलों का श्वेत दिखाई देना।
तो बादलों में धूल के कण एवं पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। ये कण बड़े होते हैं, अतः इन कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन रैले के नियमानुसार नहीं होता, अपितु ये कण क्या है, सभी रंगों को समान रूप से क्या है, प्रकीर्णित करते हैं। फलस्वरूप बादल श्वेत दिखाई देते हैं। ठीक है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई दे रहा, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या है, अत्यधिक दूरी तय करता है। इस दौरान कम तरंगदैर्घ्य वाले रंगों का प्रकीर्णन अधिक होता है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। इस प्रकार प्रेक्षक तक जो पहुंचने वाला प्रकाश में क्या है, लाल रंग की अधिकता हो जाती है। अतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य और सूर्य के आसपास का भाग हमें क्या है, लाल दिखाई देता है। आप सभी ने इसे नोटिस किया होगा, जिन्होंने नोटिस नहीं किया है वो आज जाके देखेंगे। ठीक है। और है वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का काला दिखाई देना। तो अंतरिक्ष आप सभी लोग टीवी वगैरह में देखे होंगे, अंतरिक्ष क्या है, अंधकारमय है, एकदम काला दिखाई देता है। ठीक है। तो यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि इस स्थिति में कोई भी रंग प्रकीर्णित नहीं होता है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि इस स्थिति में वायुमंडल के अणुओं द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह नगण्य होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, अतः चंद्रमा से देखे जाने पर आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को भी आकाश काला दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमने प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जाना, और ये प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थी इसमें अपनी समझ बना के इसे फेयर कॉपी में नोटेशन बनाएंगे। अच्छा, धन्यवाद।